हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल यू टू स्टडी इन योर चैनल। नेशनल इनकम से रिलेटेड आज हम कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं और जितने भी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिए हैं दे आर ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। मोस्टली मैंने यूपीएससी की जो प्रीलिम्स जो पेपर होता है उससे क्वेश्चन लिए हुए हैं। ठीक है, तो हमने जो नेशनल इनकम से जितने भी रिलेटेड टर्म्स थी, चाहे जीडीपी हो, एनएनपी हो या नेशनल इनकम को निकालने के लिए जो डिफरेंट मेथड हो, वो सारे हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि आपने कितना पढ़ा है, ठीक है, और आपको कितना आप समझ में आया है। इन क्वेश्चन के माध्यम से ये चीज़ जानने को मिल जाएगी। ठीक है, तो जो सबसे पहले आपके पास जो क्वेश्चन है नेशनल इनकम के बारे में है। ठीक है, तो नेशनल इनकम के बारे में आपको बताना है कि नेशनल इनकम किसको कहते हैं। देखिए, मैंने आपको जब नेशनल इनकम पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने आपको 3 मेथड बताए थे। एक जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड बताया था, दूसरा मैंने आपको इनकम मेथड बताया था और जो तीसरा मेथड बताया था वो मैंने आपको एक्सपेंडिचर मेथड बताया था। ये 3 मेथड थे। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो नेशनल इनकम होती है वो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट पे ही हमको, जब हम ये चीज़ निकालते हैं तो इसी चीज़ को ही हम क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम कहते हैं। तो आई होप ये चीज़ आपने वहाँ पे समझी होगी। सो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को ही नेशनल इनकम कहते हैं। तो यही चीज़ हमको इन ऑप्शन में ढूंढनी है। जिस भी ऑप्शन में ये चीज़ होगी वो चीज़ हमें वो सही हो जाएगी। ठीक है, तो पहला जो ऑप्शन है हमारा ये कहता है कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, सॉरी मार्केट प्राइस, तो ये चीज़ गलत हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे मार्केट प्राइस की बात करी हुई है। ठीक है, नाउ अगर हम बात करें दूसरे ऑप्शन की, यहाँ पे बताया गया नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो बिल्कुल नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को ही हम क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम कहते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है वो सही हो जाएगा। यहाँ पे तीसरा जो ऑप्शन दिया है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, फैक्टर कॉस्ट ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा आंसर है वो बी सही हो जाएगा। आई होप आपने ये जो आंसर है बिल्कुल सही करा होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो किस तरीके से ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू पे आते हैं, या मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आते हैं, या डोमेस्टिक से नेशनल पे किस तरीके से आते हैं, ये सारी जो भी डिस्कशन है वो मैं लेक्चर नंबर 3 में करा चुका हूँ। अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ उस लेक्चर को प्रीफर कीजिएगा। तो यहाँ पे चलते हैं जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है और आपको निकालना है कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट तक आप कैसे पहुँचोगे। तो नाउ यहाँ पे अगर देखेंगे, जो पहला ऑप्शन है हमारे पास ये कहता है कि जो जीडीपी, ठीक है, जीडीपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी, ये कह रहा है। अगर इस तरीके से, क्या हम इस तरीके से जीडीपी एट मार्केट फैक्टर कॉस्ट पे जा सकते हैं। देखिए, यहाँ पे जो जीडीपी है ये मार्केट प्राइस पे है, आप इस चीज़ को समझ लीजिए। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था जब भी हम फैक्टर कॉस्ट से अगर हम मार्केट प्राइस पे जाते हैं तो वहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। बट वहीं अगर हमें मार्केट प्राइस से अगर फैक्टर कॉस्ट की ओर आना है तो यहाँ पे हम माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स कर देंगे। ठीक है, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है क्या, नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है हमारा क्या, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। समझ रहे हैं आप, माइनस सब्सिडी जो होता है। तो यहाँ पे जीडीपी एट मार्केट प्राइस है, तो अगर जीडीपी एट मार्केट प्राइस से अगर फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो देखेंगे आपकी जो मार्केट प्राइस में माइनस कर देते हैं क्या, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमारे पास क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी है। ठीक है, अब इस कोष्टक को अगर हम खोलेंगे तो ये माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी बन जाएगा। ओके, तो अब आप देखेंगे जो जीडीपी एट मार्केट प्राइस है, अगर हमें फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, तो हम जाएंगे जीडीपी एट मार्केट प्राइस में क्या जोड़ देंगे, जीडीपी एट मार्केट प्राइस पे हम करेंगे माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। क्या यही चीज़ यहाँ पे दे रखी है, जीडीपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। तो इस तरीके से जो हमारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल भी सही हो जाएगा। ठीक है,
तो जो भी मैंने यहाँ पे जो चीज़ें बताई हैं, आई होप आप इन चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे अगर आपने लेक्चर नंबर 3 देखा होगा। लेक्चर नंबर 2 या 3 में ये चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई है, तो उन लेक्चर को आप ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, अब देखिए जो ऑप्शन दूसरे ऑप्शन है, इस तरीके से यहाँ पे आपको जीएनपी दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे नेशनल की बात करिए और हम बात किसकी कर रहे हैं, डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन तो गलत हो ही जाता है। फिर यहाँ पे नेशनल की बात करिए, ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। तो हमारे पास दो ऑप्शन चॉइस बच जाती है, एक जीडीपी ये वाला और जीडीपी ये वाला, ठीक है। तो इस तरीके से आप ऑप्शन को एलिमिनेट भी करके अपना आंसर निकाल सकते थे। ओके, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बता लेता हूँ यहाँ पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए जो जीडीपी है, जीडीपी हमारे इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड इम्प्लीमेंटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन के अंदर ही एक डिपार्टमेंट या एक बॉडी है जिसका नाम है सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिक्स ऑर्गेनाइजेशन। तो जो सीएसओ है वो जीडीपी को क्या करती है, कैलकुलेट करती है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। और जो ये सीएसओ है ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आती है। एक चीज़ मैं और बता दूं आपको कि एक नई बॉडी है जिसका नाम है नेशनल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन। इस जो ये नई बॉडी बनाई गई है, इस नई बॉडी के अंदर ही अब सीएसओ को कंज्यूम कर दिया गया है, और साथ साथ में दूसरी बॉडी है एनएसएसओ, ठीक है। तो ये जो दो बॉडी है, ये दो बॉडी को सबज्यूम करके एनएसओ बना दी गई है। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि जो जीडीपी हमारे देश के अंदर कौन कैलकुलेट करता है, अगर आपके ऑप्शन में सीएसओ ना हो, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन ना हो, तो आपका जो आंसर होगा वो एनएसओ हो जाएगा, नेशनल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, और अगर आपसे पूछ दिया जाए कि जो एनएसओ है वो किसके अंदर आती है, तो आपका आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पे बताना इंपॉर्टेंट है कि एक चीज़ आप बार बार देख रहे होंगे कि जो जीडीपी एट मार्केट प्राइस और जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। तो क्या अंतर होता है इन दोनों में और क्या हर चीज़ें इसमें इन्वॉल्व है। देखिए एक चीज़ मैंने आपको बताई, जब भी हम फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाते हैं तो हम जोड़ देते हैं क्या, इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ देते हैं, माइनस सब्सिडी कर देते हैं। ये चीज़ मैंने आपको बताई, और फिर हम मार्केट प्राइस पे पहुंचते हैं। जो मार्केट प्राइस होता है, जो ये जीडीपी की जो ग्रोथ है वो डिमांड साइड से बताता है कि इंडिया के अंदर जो लोग हैं वो कितना कंज्यूम कर रहे हैं, कितनी डिमांड कर रहे हैं मार्केट में, ठीक है। मार्केट प्राइस ये बताता है। फैक्टर कॉस्ट बताती है सप्लाई साइड से कि इंडिया की जो जीडीपी की जो ग्रोथ है वो सप्लाई साइड से कितनी हो रही है, मतलब प्रोडक्शन किस लेवल पे इंक्रीज हो रहा है। तो ये दो चीज़ मेन डिफरेंस था। अब आप देखोगे जब हम फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस की तरफ जा रहे हैं तो हम देखेंगे कि इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस जोड़े जा रहे हैं। और एक चीज़ आपको पता है कि इंडिया में जो डिफरेंट स्टेट्स हैं उनमें जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो कहीं ना कहीं ऊपर नीचे, मतलब कहीं अलग टैक्सेस हैं, कहीं अलग टैक्सेस हैं। तो इस अनसर्टेनिटी को हटाने के लिए हम फैक्टर कॉस्ट पे भी जीडीपी को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, और ये चीज़ सप्लाई साइड से बताती है कि किस तरीके से जीडीपी इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है। तो आई होप आप इस चीज़ को अच्छे से समझ पाए होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे फिर से पूछा गया है कि जो नेशनल इनकम है, इन जो ऑप्शन है हमारे पास 4 ऑप्शन है, उनमें से जो कौन सा ऑप्शन नेशनल इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो नेशनल इनकम फिर से मैंने बताया आपको, नेशनल इनकम क्या होती है, एनएनपी, ठीक है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये चीज़ देखनी है। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या दे रखा है, जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन। तो जीएनपी दे रखा है आपको, ठीक है, जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन क्या निकल जाएगा आपका, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। तो ये जो कि सॉरी जो ये एनएनपी होता है मार्केट प्राइस पे नहीं होता है, मतलब नेशनल इनकम हमारी किस पे होती है, फैक्टर कॉस्ट पे होती है एट एनएनपी, ठीक है। तो जो ऑप्शन ए होगा वो आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसके अलावा जो दूसरा ऑप्शन है हमारे पास ये बता रहा है कि जो जीएनपी एट मार्केट प्राइस, ठीक है, माइनस डेप्रिसिएशन और प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। अब एक चीज़ देखिए, जब जीएनपी से हम डेप्रिसिएशन को कर लेंगे तो ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है मार्केट प्राइस पे, ये नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस बन जाएगा। मतलब अगर सिर्फ इतने की बात करें तो ये क्या बन जाएगा, एनएनपी एट मार्केट प्राइस। फिर इसमें आप नेशनल फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड जोड़ दोगे, इसका कोई तुक नहीं बनता है। मतलब एनएनपी में
एनएनपी एट मार्केट प्राइस में अगर आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड जोड़ोगे तो इसका कोई तुक नहीं बनता, ये कुछ नहीं बनेगा, ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे, ये बोल रहा है कि जो जीएनपी है हमारी, जो जीएनपी है मार्केट प्राइस में, उसको जब डेप्रिसिएशन उसमें से घटा देंगे तो हमारे पास बन जाएगा एनएनपी एट मार्केट प्राइस। ठीक है, फिर क्या करें, माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस और प्लस सब्सिडी। और यही तो बोल रहा है हम, जब ऐसा होता है तो हम मार्केट प्राइस से कहाँ आ जाते हैं, फैक्टर कॉस्ट पे। तो हमारा ये क्या बन जाएगा, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। और इसी को तो हम क्या कहते हैं, नेशनल इनकम कहते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर है ये सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी धीरे धीरे कि क्या है कैसी है। ओके, अगर आपने वो लेक्चर्स देखे हैं अच्छे से तो आप इन सब के आंसर बहुत आसानी से दे पाओगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। देखिए, मैंने आपको नेशनल इनकम को निकालने के लिए 3 मेथड बताए थे। ठीक है, फिर से बता देता हूँ। एक ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड बताया था मैंने आपको, दूसरा मैंने आपको बताया था इनकम मेथड। ओके, ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड को आउटपुट मेथड भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको तीसरा मेथड बताया था एक्सपेंडिचर मेथड, और एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में ही यहाँ पे बात करी हुई है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिए, एक्सपेंडिचर मेथड में क्या क्या चीज़ें होती हैं। हमने एक्सपेंडिचर मेथड में देखा था कि वहाँ पे क्या था, वहाँ पे हमने बात करी थी कंजप्शन की। ठीक है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात करी थी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की बात करी थी, और टोटल एक्सपोर्ट एंड टोटल इम्पोर्ट की बात हमने वहाँ पे करी थी। ठीक है, तो उसका जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था वहाँ पे, उसका जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद होगा तो मैंने क्या बताया था, जब कंजप्शन होता है, प्राइवेट कंजप्शन प्लस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट के द्वारा जो कंजप्शन होता है, उसके अलावा प्लस जो हमारा एक्सपोर्ट है माइनस जो हमारा टोटल इंपोर्ट है, और इस तरीके से जब भी हम निकालते थे इट विल बिकम आवर नेशनल इनकम फ्रॉम, जब भी हम एक्सपेंडिचर मेथड से निकालते थे। तो इस तरीके से आप देखोगे जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अब जो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ये पिछले प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है यूपीएससी का वो पूछा गया है। इसमें मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगा, बट यहाँ पे मैंने जो ये क्वेश्चन रखे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन इसलिए रखे हैं कि किस तरीके से जो यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है उसकी अप्रोच क्या होती है, उस अप्रोच को बताने के लिए मैंने ये आपको क्वेश्चन यहाँ पे रखे हुए हैं। ठीक है, तो ये बोल रहा है इंडियन इकोनॉमी के बारे में, कि इंडियन इकोनॉमी के बारे में कुछ स्टेटमेंट दी गई है और आपको उनको पढ़ना है और फिर समझना है कि क्या है, सही है कि नहीं है ये गलत। ठीक है, करेक्ट पूछा है, करेक्ट है कि नहीं है। आपसे पूछा गया है कि जो ग्रोथ रेट है जीडीपी की स्ट्रिक्टली इंक्रीज भी है लास्ट 5 ईयर में, मतलब कि जो हमारी जीडीपी की जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे इंक्रीज हुई है, लास्ट 5 ईयर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एक चीज़ आपको देखिए, ये जीडीपी की जो हमारी ग्रोथ हुई है, ठीक है, जो जीडीपी की जो हमारी ग्रोथ है वो आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि 1 साल में कितनी जीडीपी की ग्रोथ हुई या 2 साल में, ये पीरियड लेता है, जैसे 5 साल का, 10 साल का, इस तरीके से पूछा जाएगा आपसे। तो यहाँ पे 5 साल की बात करें तो एक ब्रॉडर व्यू आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो 5 सालों में हमारी जीडीपी किस तरीके से बढ़ रही है या घट रही है, इसके बारे में पूछा जाता है आपसे। कभी भी ये नहीं पूछा जाएगा कि 1 साल में कितनी कम या बढ़ रही है, क्योंकि 1 साल में बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएशन होता रहता है जीडीपी में, इसलिए नहीं पूछा जाता है वो चीज़। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं अप्रोच क्या है क्वेश्चन की। तो ये है दूसरा जो स्टेटमेंट है, यहाँ पे पूछा है जो ग्रोथ रेट है इन पर कैपिटा इनकम हैज स्ट्रिक्टली इंक्रीज इन लास्ट 5 ईयर। फिर से आपसे पूछा गया है कि जो लास्ट 5 ईयर में जो पर कैपिटा इनकम है क्या वो धीरे धीरे इंक्रीज भी है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज का मतलब है क्या धीरे धीरे इंक्रीज भी है। तो एक तो आपको जीडीपी पूछ रहा है कि जीडीपी की ग्रोथ किस तरीके से इंक्रीज हुई है, दूसरा पूछ रहा है कि ये पर कैपिटा इनकम किस तरीके से इंक्रीज हुई है, और ये भी बात कर रहे हैं कि लास्ट 5 ईयर्स में। समझ रहे हैं आप बात को। तो इसका मतलब है कि जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जैसे कि जीडीपी किस तरीके से बढ़ रही है या घट रही है, जो इंपॉर्टेंट टर्म है जैसे पर कैपिटा इनकम क्या होती है, ठीक है, ये जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इन इंपॉर्टेंट टर्म्स को आपसे पूछा जाता है और इनका ट्रेंड पूछा जाता है कि इनका ट्रेंड एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो आपके पास 2 ऑप्शन दे रखे हैं और आपके पास पूछा गया है कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इस तरीके से आपके पास ऑप्शन दिए गए होंगे। इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि उस टाइम का ये क्वेश्चन है, उस टाइम पे जो ट्रेंड होंगे अलग होंगे, इस टाइम के जो ट्रेंड होंगे वो अलग होंगे। बट मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको अगर जब भी आप स्टडी करते हो, तो जब आप स्टडी कर रहे हो तो आपकी अप्रोच किस तरीके से होनी चाहिए वाइल यू स्टडी।
समझ रहे हो आप बात को। तो इसी तरीके का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी तरीके का है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछती है, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो रेट ऑफ ग्रोथ है रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की हैज स्टीडली इंक्रीज इन द लास्ट डिकेड। अब यहाँ पे देखिए आपसे लास्ट डिकेड के बारे में पूछा गया, मतलब लास्ट 10 सालों में किस तरीके से जो हमारे रियल जीडीपी डोमेस्टिक ग्रोथ है क्या वो स्टीडली इंक्रीज है, मतलब क्या वो धीरे धीरे इंक्रीज हुई है। अब देखिए अगर आपको पता ही नहीं है कि जो रियल जीडीपी क्या होती है या नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, अगर आपको इनके बारे में पता नहीं है तो हाउ यू विल आंसर इट, ठीक है। तो जो भी मैंने ये कॉन्सेप्ट है, जो रियल जीडीपी का जो कॉन्सेप्ट है, नॉमिनल जीडीपी का जो कॉन्सेप्ट है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, समझ रहे हैं आप बात को। तो अब देखिए यहाँ पे ये पूछा गया कि जो रियल जीडीपी है क्या वो धीरे धीरे इंक्रीज हुए लास्ट 10 सालों में। इसके अलावा जो दूसरा स्टेटमेंट है ये पूछ रहा है कि जो जीडीपी है मार्केट प्राइस पे क्या ये धीरे धीरे इंक्रीज हुई है लास्ट 10 साल में। तो आप देख रहे हैं फिर से आपसे यही इंपॉर्टेंट जो टर्म्स हैं, रियल जीडीपी या नॉमिनल जीडीपी, या आपसे पूछा गया यहाँ पे जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो जो टर्म्स हमने पढ़ी है उन्हीं टर्म्स से रिलेटेड जो ट्रेंड्स हैं, जो हमारी इकोनॉमी सर्वे में जो ट्रेंड्स आते हैं उनसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया। जब आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो उस कॉन्सेप्ट का जो अप्लाइड फॉर्म है उसको आपसे पूछा जाता है, समझ रहे हैं। तो सबसे पहले आप बेसिक को क्लियर कीजिएगा। जब आप बेसिक को क्लियर कर देते हैं फिर उसके बाद उसके अप्लाइड फॉर्म को जरूर देख लीजिएगा। जैसे कि इकोनॉमिक जो सर्वे होता है उस इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ टॉपिक हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको पढ़ना जरूरी हो जाता है, ठीक है। नाउ हम एक मेंस का क्वेश्चन देखते हैं और मेंस के किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके की अप्रोच होती है यूपीएससी की, वो चीज़ भी देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, डू यू एग्री विद द व्यू दैट स्टडी जीडीपी ग्रोथ एंड लो इन्फ्लेशन हैव लेफ्ट द इंडिया इकोनॉमी इन गुड शेप, गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आर्गुमेंट। अब देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है कि आप एग्री करते हैं कि जो इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है जो धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है और जो लो इन्फ्लेशन है, मतलब जो कम मुद्रास्फीति है, उसने इंडिया की इकोनॉमी को एक गुड शेप में, एक मतलब अच्छे आकार में क्या करा है, ढाला है। तो आपको रीजन देना है कि गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आर्ग्यूमेंट। तो अगर आप जो आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं उस आर्ग्यूमेंट के सपोर्ट में आपको रीजन भी देने हैं, ठीक है। अब देखिए भाई आर्ग्यूमेंट क्या होता है, आपको पहली चीज ये समझनी, देखिए जो डायरेक्टिव्स वर्ड होते हैं, जैसे आपको एग्जामाइन पूछा जाता है या बोलते हैं कभी कि कमेंट कीजिए, ठीक है, क्रिटिकली एनालिसिस पूछते हैं, तो ये डायरेक्टिव वर्ड्स होते हैं। इन डायरेक्टिव वर्ड्स को आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अकॉर्डिंग टू दीज डायरेक्टिव वर्ड्स आपको अपने आंसर को सेव करना होता है, समझ रहे हैं आपको। और आंसर किस तरीके से लिखना है, वही जो एक नॉर्मल अप्रोच होती है कि आपको थोड़ा बहुत इंट्रो लिखना है, ठीक है। इंट्रो के बाद आपको बॉडी लिखनी है, ठीक है। बॉडी में आप मेन चीज़ लिखोगे और फिर उसके बाद आपको कंक्लूजन लिखना है, समझ रहे हैं बात को। अब देखिए जब भी आपको आर्ग्यूमेंट पूछा जाता है तो आर्ग्यूमेंट में आपको दो चीज़ें करनी है, एक फेवर में रहना है आपको, ठीक है। मतलब फेवर में मतलब जब आप उस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हो तो आप सपोर्ट कर रहे हो बिल्कुल, या आप उस चीज़ को अगेंस्ट में भी हो सकते हैं, अगेंस्ट में भी हो सकते हैं। भाई आर्गुमेंट में दो चीज़ें होती है, एक तो आप फेवर कर सकते हो या अगेंस्ट में कर सकते हो। अब सपोज आप अगेंस्ट की तरफ हो तो आपको अगेंस्ट की तरफ क्यों हो उसको सपोर्ट करने के लिए आपको यहाँ पे रीजन्स देने पड़ेंगे कि इस तरीके से मैं इसके अगेंस्ट हूँ और ये मेरे रीजन है, इसलिए मैंने अगेंस्ट तरफ चुना है, समझ रहे हैं आप बात को। तो आपको इंट्रो में क्या लिखना पड़ेगा कि करंटली हमारी इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है वो किस तरीके से चल रही है, उसको इन्फ्लेशन के साथ जोड़ना होगा और फिर आपका इंट्रो हो जाएगा वो। उसके बाद जब बॉडी में आओगे तो आप फिर से फेवर लिखोगे, ठीक है। उसके बाद आप अगेंस्ट लिखोगे और फिर बताओगे कि मैं अगेंस्ट की तरफ हूँ और ये मेरे रीजन्स हैं, ठीक है। और फिर आपने रीजन्स लिख लिए, लास्ट में आप कंक्लूजन लिखोगे कि दो हमारे, अगर सपोज आप अगेंस्ट की तरफ हो तो आप लिखोगे कि दो हमारी इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो इन्फ्लेशन के साथ उतने अच्छे से काम नहीं कर रही है, बट जिस तरीके से गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है वो क्या है, बहुत ही प्रोग्रेसिव है, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेसिव है। और प्रोग्रेसिव स्टेप ली गई है तो हो सकता है नियर फ्यूचर हमारा जो फ्यूचर है वो फ्यूचरिस्टिक जो फ्यूचर है वो बहुत अच्छा दिख रहा है और जो जीडीपी है वो डेफिनेटली इंक्रीज होगी। इस तरीके से आपको एक कंक्लूजन लिखना पड़ेगा और कंक्लूजन इस तरीके से होना, डेट शुड बी ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, मतलब भाई सकारात्मक होना चाहिए, एक प्रोग्रेसिव होना चाहिए, ठीक है, प्रोग्रेसिव होना चाहिए। इस तरीके से जब आप अपने क्वेश्चंस को लिखोगे, आंसर को सेव करोगे तो डेट विल बी योर गुड आंसर, ठीक है।
अब देखते हैं हम किस तरीके से इसका आंसर लिखेंगे। फिर पहले आपको बताना है कि हमारी जो जीडीपी ग्रोथ, अब सपोज आप फेवर में हो, ठीक है, तो आप बोलोगे जीडीपी ग्रोथ किस तरीके से बढ़ रही है। फिर आप बोलोगे जीडीपी ग्रोथ किस तरह, आप हवाला दोगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा धीरे धीरे काम कर रहा है, गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं, क्या आंकड़े हमारे गवर्नमेंट ने, जैसे किसान संपदा स्कीम ली है, इसके बाद माइक्रो प्रोसेसिंग फूड इंडस्ट्रीज हैं उनको भी बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड जो स्ट्रेटजीज हैं उनको भी अच्छा किया जा रहा है। इसके बाद जो किसान को इनपुट्स दिए जा रहे हैं, अच्छे इनपुट्स दिए जा रहे हैं, एक्सटेंसिव सर्विसेज दी जा रही है, ठीक है, टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व की जा रही है एग्रीकल्चर सेक्टर में, जिससे कि अच्छी ग्रोथ रही है हमारी इंडिया में, अच्छी ग्रोथ रही है एग्रीकल्चर सेक्टर में। फिर उसके बाद आप इंडस्ट्री की तरफ आओगे। फिर आप इंडस्ट्री में बताओगे कि जो मेक इन इंडिया है, आत्मनिर्भर भारत है, इसने हमें सेल्फ सफिशिएंसी की ओर ले जा रहा है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट अच्छी आ रही है हमारी इंडस्ट्री सेक्टर में। इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जो इंस्टॉल प्रोजेक्ट हैं उसके लिए NIF बनाया गया है, ठीक है, NIIF बनाया गया है, ठीक है। इसके अलावा और भी आप देख सकते हो, ठीक है, इन्वेस्टमेंट फंड बनाए गए हैं। इसके अलावा आप सर्विस सेक्टर बोलोगे कि सर्विस सेक्टर में क्या किया है, ठीक है, जो नए स्टार्टअप्स हैं उनके लिए स्टैंड अप प्रोग्राम बनाए गए हैं, ठीक है, स्टैंड अप प्रोग्राम बनाए गए हैं। इसके अलावा धीरे धीरे जो कॉमर्स मिनिस्ट्रीज हैं, जो अलग मिनिस्ट्री हैं, वो धीरे धीरे जो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है, वो जो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस है उसके लिए जो प्रवेश जो ऐप बनाया है, ठीक है, प्रवेश साइट बनाई है, ये भी धीरे धीरे इन्वायरमेंट क्लियरेंस सही से हो रहा है, सही टाइम पे हो रहा है। FDIs को धीरे धीरे अच्छे से लाया जा रहा है हर सेक्टर में। इस तरीके से आप अपने आंसर को मोल्ड कर सकते हो, ठीक है। जब आपने ये चीज़ लिख ली तो फिर आप इन्फ्लेशन को इस चीज़ को इन्फ्लेशन से कैसे जोड़ोगे। आप बताओगे भाई जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई थी 2014 में अंडर उर्जित पटेल, उसमें क्या बोला गया था कि जो हमारे इन्फ्लेशन रखना है वो 2% से लेकर 6% के बीच में रखना है, ठीक है। तो आप बोलोगे कि किस तरीके से RBI ने इसके अंदर जो ये दायरा है, इस दायरे के अंदर RBI ने इन्फ्लेशन को रखा हुआ है, और ये जो इन्फ्लेशन है सही इन्फ्लेशन है, जिससे कि हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है, ठीक है, मार्केट में जो मनी सप्लाई है धीरे धीरे सही हो रहा है, ठीक है, इससे क्या हो रहा है, प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें बतानी है कि मार्केट में लिक्विडिटी की कोई कमी नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ बताने हैं कि किस तरीके से RBI गवर्नमेंट के साथ मिलके वेलफेयर स्कीम्स भी चला रहा है, ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो RBI एक मिनट रुक जाइए आप थोड़ा सा है, एक मिनट थोड़ा सा है, ये क्या हो रहा है, चलो पेन ले लेता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है, हाँ चलिए अब सही है, ठीक है। फिर आप बताओगे कि जो RBI है वो गवर्नमेंट के साथ मिलके कौन कौन से स्टेप्स ले रहे हैं। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को फ्रेम कर पाओगे। तो कंक्लूजन तो मैंने आपको बता दिया था, बॉडी पार्ट भी बता दी। तो किस तरीके से कभी भी आपको आंसर को फ्रेम करना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, उसके डायरेक्टिव वर्ड्स को देखना है, कौन कौन से चीज़ को पूछा गया है। या जैसे यहाँ पे स्टेडी GDP ग्रोथ एक पॉइंट हो गया, उसके बाद लो इन्फ्लेशन का मतलब जो टारगेट दिया गया था वो गुड शेप में है कि नहीं, और लास्ट में जो डायरेक्टिव वर्ड है आर्गुमेंट। तो इस तरीके से मैंने बताया कि आप जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हो उस टॉपिक के क्वेश्चन लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, किस तरीके से अप्रोचेस हैं क्वेश्चन को पूछने की, डेट्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। मीन्स के क्वेश्चन उसके देखिए, और फिर आप चीज़ों को धीरे धीरे समझ पाओगे कि जो अप्रोच है, ठीक है, आपको जो माइंड सेट है, फिर जो UPSC पूछ रही है उसके हिसाब से हो जाएगा, और फिर आप अपने आंसर को बहुत अच्छे तरीके से लिख पाओगे। समझ रहे हैं आप बात को। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद दोस्तों।